बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज हुज़ैफा अवान और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हो यूट्यूब हाउस ऑफ कॉमर्स के नाम से। हाउस ऑफ कॉमर्स बाय हाफिज हुज़ैफा अवान। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को, भले वो आईकॉम में हैं, भले वो ग्रेजुएशन में आकर कॉमर्स ज्वाइन करते हैं, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को बेसिक अकाउंटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। तो ये जो मैं प्लेलिस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ ये बेसिकली बेसिक अकाउंटिंग है। अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट देख लेंगे, जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता मैं लेक्चर्स अपलोड करता रहूंगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों की जो बेसिक्स होंगी अकाउंटिंग की वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएंगी, जिससे आगे के आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो समझने में आसानी होगी। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 जो है वो आज हमारा स्टार्ट होगा। लेक्चर नंबर 1 बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग है जो हम स्टार्ट करेंगे। आईकॉम वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि उनकी स्टार्ट ही बेसिक से होती है, तो उनकी बेसिक्स अच्छी हो जाएंगी और आगे जो ग्रेजुएशन में ज्वाइन किया जिन लोगों ने उन लोगों की बेसिक्स अच्छी हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग क्या होती है, पहले हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ACCOUNTING। इतना बेसिक पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। अकाउंटिंग किसे कहते हो आप लोग? अकाउंटिंग कहते हो, अकाउंटिंग बेसिकली डेफिनेशन है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, या छोटी सी डेफिनेशन करते हैं। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अभी के लिए ये समझ लो, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आगे चल के हम लोग अकाउंटिंग की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये एक डेफिनेशन नहीं है, ये हमारे पास जस्ट एक अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए एक टर्म है। क्योंकि हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं तो डेफिनेशन अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन आगे के लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला समझ में आना शुरू हो जाएगी। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। यानी कि अगर किसी को बिजनेस करना हो तो उसको, जैसे अगर आपको किसी कंट्री के अंदर जाना हो तो वहां पे सबसे ज्यादा पहले आप क्या करते हो? उस कंट्री की लैंग्वेज को सीखते हो ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में, वहां पे रहने में आसानी हो। ऐसे अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए आपको बिजनेस की जबान आनी चाहिए, और वो जबान क्या है? अकाउंटिंग। पूरा का पूरा बिजनेस बेस कर रहा होता है अकाउंटिंग के ऊपर। और अकाउंटिंग जो बेस कर रही होती है वो 5 एलिमेंट्स के ऊपर बेस कर रही होती है, जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, या इनको हम पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। आपकी बच्चों पूरी की पूरी अकाउंटिंग बेस करती है इनके ऊपर। ये 5 एलिमेंट्स आपको आने चाहिए। पहला एलिमेंट है हमारे पास एसेट। डिटेल में पढ़ेंगे अब हम इनको। दूसरा एलिमेंट है हमारे पास लायबिलिटी। अच्छा, फिर उसके बाद थर्ड एलिमेंट हमारे पास आता है रेवेन्यू। फिर फोर्थ एलिमेंट हमारे पास आता है कैपिटल। और फिर उसके बाद जो फिफ्थ एलिमेंट आता है वो आता है एक्सपेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर एसेट्स क्या है, क्योंकि वो क्लासेस लेट ज्वाइन करते हैं या ग्रेजुएशन में डायरेक्टली आते हैं, तो नॉर्मली उनको ये बेसिक चीज़ें नहीं बताई जाती, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो साइंस के बच्चे आ रहे होते हैं, खासतौर पर जो बेचारे बायो करके आ रहे होते हैं, बायो से वो शिफ्ट करते हैं ग्रेजुएशन में कॉमर्स के अंदर, जो जो साइंस वाले बच्चे जो हैं
इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं या कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो शिफ्ट करते हैं कॉमर्स में, तो उनको इन चीज़ों को समझने के लिए आगे की चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। तो वो मेन रीज़न क्या होता है? वो मेन रीज़न यही होता है कि उनकी बेसिक्स जो है वो बेसिक सही नहीं होती, बेसिक स्ट्रॉन्ग्स नहीं होती, जिसकी वजह से उनको आगे के टॉपिक्स में बड़ा मसला आ रहा होता है। तो ये बेसिक लेक्चर्स जो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे, 3 से 4 लेक्चर्स जो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें हम कोशिश ये करेंगे अकाउंटिंग की सारी बेसिक्स जो है वो आप लोगों को पढ़ा दी जाए। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग या पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, या ये जो एलिमेंट्स है इस पर आपकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग बेस करती है। भले वो आप सीए करो, भले वो एसीसीए करो, भले वो आप एमबीए करो, कुछ भी करो, जहां पर भी जाओगे वहां पर आपका अकाउंट से सामना होगा और अकाउंट्स के अंदर यही एलिमेंट्स बार बार आ रहे होंगे। और आप लोग को ही बोल रहे होंगे काश हमें किसी ने ये पढ़ा दिया होता तो आज हमारे लिए ये चीजें बड़ी आसान हो जाती। तो आज आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, गौर से सुनिएगा, वीडियो को आगे मत कीजिएगा और दिल लगाकर सुनिएगा। स्टार्ट करते हैं। 5 एलिमेंट्स हैं, इन 5 एलिमेंट्स को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, कोशिश करूंगा कि आज मैं एक एलिमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं। तो पहला एलिमेंट जो है वो हमारे पास बच्चों आ रहा है एसेट का, कि आप एसेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम हेडिंग लगाते हैं एसेट्स की। कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए एसेट के हवाले से कि एसेट्स किसे कहा जाता है। तो एसेट्स कहते हैं हम हर वो चीज जो कि हर वो चीज जो कि हर वो चीज जो कि वैल्यूएबल हो, बिजनेस ऑन हो, और उससे आपको इकोनॉमिक या इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। एसेट्स हम किसे कहते हैं? एसेट्स हर वो चीज जो कि वैल्यूएबल हो, बिजनेस ऑन हो और उससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, तो वो चीज आपके लिए क्या बन जाती है? एसेट बन जाती है। अब ये क्या बला है? वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है, बिजनेस ऑन का मतलब क्या होता है और इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या होता है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैल्यूएबल क्या होता है? वैल्यूएबल स्टूडेंट्स होता है, वैल्यूएबल का मतलब होता है किसी भी चीज की वर्थ हो। जैसे कि अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हो, वहां पे फर्नीचर है, तो फर्नीचर फ्री में तो आया नहीं होगा, उसकी कोई ना कोई एक वर्थ होगी। लेट सपोज वो फर्नीचर 1 लाख रुपए का है, तो उसकी वर्थ कितनी है? 1 लाख रुपए। तो ये हमारे पास चीज कहलाती है वैल्यूएबल। तो अकाउंटिंग ये कहती है कि हर वो चीज जो वैल्यूएबल हो, दूसरा आपकी अपनी हो, बिजनेस ऑन का मतलब आपकी अपनी हो, आपने किराए पे ना ली हुई हो, आपको किसी से मांग के ना ली हुई हो, आपकी अपनी होनी चाहिए। जैसे कि मैं एक बिल्डिंग में रहता हूँ और वो बिल्डिंग रेंट पर है, तो वो बिल्डिंग मेरे लिए एसेट नहीं होगी। भले वो बिल्डिंग वैल्यूएबल है, लेकिन वो मेरी अपनी नहीं है, वो रेंट पर है। हाँ, अगर मैं अपनी बिल्डिंग में रहता हूँ तो वो बिल्डिंग मेरे लिए क्या होगी? एसेट होगी। तो वैल्यूएबल हो, बिजनेस ऑन हो और उससे आपको इकोनॉमिकली बेनिफिट मिल रहा हो आपके बिजनेस को। ठीक है, जब आप बिजनेस के अंदर, जैसे कि मैं अभी लैपटॉप के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और जो है मोबाइल फोन्स भी हैं और ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें मेरे लिए क्या है? अभी एक एसेट है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूएबल भी है, बिजनेस ऑन भी है और इससे मुझे इकोनॉमिकली बेनिफिट भी मिल रहा है, जिसकी हेल्प से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो हर वो चीज जो वैल्यूएबल हो, बिजनेस ऑन हो और उससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा हो, वो चीज आपके लिए क्या होती है? एसेट होती है। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक बात? अब एसिड्स होते हैं बच्चों 2 तरह के, नॉर्मली स्टार्टिंग में, आगे चल के बहुत फिर आगे चेंज हो जाता है। वैसे एसिड्स की 2 काइंड्स होती हैं। एसिड्स जो है वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होता है करंट एसिड,
और दूसरा होता है नॉन करंट एसेट। एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है करंट एसेट और एक होता है नॉन करंट एसेट। अब करंट एसेट क्या वाला है और नॉन करंट एसेट क्या वाला है, दोनों की डेफिनेशन सेम है। दे आर वैल्यूएबल बिजनेस ऑन एंड इकोनॉमिक बेनिफिट। तो आपसे उनको इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिल रहा है और आपको ये आपके बिजनेस ऑन भी हैं और आपके अपने भी हैं, और इसका मतलब ये वैल्यूएबल भी हैं। तो ये चीज आपके एसेट्स में आ जाती है। वो करंट एसेट भी हो सकते हैं और नॉन करंट एसेट भी हो सकते हैं। अब करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है, अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are changed within a 1 year या विद इन अ ईयर। ऐसे एसिड्स जो साल के अंदर अंदर चेंज हो जाएं उनको हम बच्चों कहते हैं करंट एसिड। जो साल के अंदर नॉर्मली बिजनेस के अंदर चेंज हो रहे होते हैं उनको हम कहते हैं करंट एसिड। ठीक है, और वो एसिड, दोज एसिड्स विच आर चेंज्ड आफ्टर अ 1 year। वो एसिड्स जो कि साल बाद जाकर के चेंज हो रहे होते हैं, वो एसिड्स जो कि साल बाद जाकर के चेंज हो रहे होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन करंट एसिड्स। और नॉन करंट एसिड्स बेचा एक और बात, इनको हम फिक्स एसिड्स भी कहते हैं। कुछ टीचर्स फिक्स एसिड्स बता रहे होते हैं, कुछ टीचर्स जो है वो नॉन करंट एसिड्स भी बता रहे होते हैं। दोनों सेम चीजें हैं। तो दोनों में मेन डिफरेंस ये है, डेफिनेशन दोनों की सेम है। दे आर वैल्यूएबल बिजनेस ऑन, और हमें इनसे इकोनॉमिकली बेनिफिट मिल रहा होता है। लेकिन करंट एसेट्स में टाइम पीरियड होता है कि साल के अंदर अंदर ये लोग अपनी अमाउंट को, अपनी वर्थ को चेंज कर रहे होते हैं। और नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं, जो कि साल बाद जाकर के चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम करंट एसेट्स की एग्जांपल्स लेते हैं कि करंट एसेट्स में हमारे पास एग्जांपल्स कौन कौन सी आ सकती हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स लें, करंट एसेट्स की, करंट एसेट्स की एग्जांपल्स में हमारे पास सबसे पहले आता है कैश इन हैंड। या इसको हम कैश भी कहते हैं खाली। वो पैसा जो आपका आपके पास रखा हुआ हो, जो आपका आपके पास हो, उसको हम कहते हैं कैश इन हैंड या कैश। आपके पास हो, आपके घर में रखा हो, आपके बिजनेस में रखा हो। और अगर आप देखो, कैश जो है ये आपके लिए क्या होता है, एक करंट एसेट होता है। क्यों? क्योंकि ये साल के अंदर अंदर चेंज होता है, बल्कि साल के अंदर अंदर क्या, डेली बेसिस पे चेंज होता है। कभी आपका कैश जो है वो इंक्रीज हो जाता है, आप सेल करते हो, तो कभी आपका कैश जो है वो डिक्रीज हो जाता है जब आप परचेज करते हो। तो कैश इन हैंड और कैश, ये आपके लिए करंट एसेट हुआ पहला। दूसरा करंट एसेट होता है बैंक, या इसको हम कैश एट बैंक भी कहते हैं। वो पैसा जो आपका आपके बैंक अकाउंट के अंदर रखा हुआ है, वो पैसा जो आपके पास नहीं, आपके बैंक अकाउंट के अंदर है, उसको हम कैश एट बैंक कहते हैं। वो भी आपका क्या होता है, करंट एसेट होता है। क्यों? क्योंकि वो भी चेंज हो रहा होता है। कभी आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा होता है, कभी आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। तो कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक और एसेट, मर्चेंडाइज। इसको हम इन्वेंट्री भी कहते हैं, इसको हम स्टॉक भी कहते हैं। मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री या स्टॉक किसे कहा जाता है? मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री या स्टॉक उसे कहा जाता है कि ये वो चीजें होती हैं जिनको आप परचेज करते हो आगे सेल करने के लिए। वो आपकी इन्वेंट्री होती है, या वो आपकी मर्चेंडाइज होती है, या वो आपका स्टॉक होता है।
इनको आप अपने इस्तेमाल के लिए नहीं रखते। नॉर्मली इसके अंदर, बिजनेस के अंदर इनकी जो है वो सेल और परचेज हो रही होती है। बेसिकली ये आपके बिजनेस का प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। जैसे कि अगर सपोज करो मेरा एक बिजनेस है, मेरा एक बिजनेस है मेडिकल स्टोर का। तो मेडिकल स्टोर के अंदर मर्चेंडाइज क्या होगी? मेडिकल स्टोर में हमारे पास जो मर्चेंडाइज होंगी वो क्या होंगी? किन चीज की सेल और परचेज हो रही होगी मेडिकल स्टोर पे? मेडिसिन की। ठीक है। या फिर अगर हम किसी बिजनेस कर रहे हैं, फर्नीचर मार्केट के अंदर बैठे हुए अगर हम, और फर्नीचर मार्केट में फर्नीचर खरीदने गए हैं, तो वहां पर मर्चेंडाइज क्या होगी? वहां पे दुकानदार हमें क्या बेच रहे होंगे? फर्नीचर बेच रहे होंगे। तो फर्नीचर हमारे लिए क्या हो गया? मर्चेंडाइज हो गई। तो मर्चेंडाइज आपकी बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती है। जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे होते हो वो आपकी क्या होती है? मर्चेंडाइज होती है। ठीक है। और मर्चेंडाइज भी आपका एक करंट एसेट होती है। जब आप परचेज करते हो तो आपकी इन्वेंट्री बढ़ जाती है, तो जब आप सेल करते हो तो आपकी इन्वेंट्री क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अच्छा बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो करंट एसेट आ रहा है वो आ रहा है अकाउंट रिसीवेबल। अब ये अकाउंट रिसीवेबल किसे कहते हैं? अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं वो पैसा जो हमें अपने कस्टमर से कलेक्ट करना हो, लेना हो, उसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। जैसे कि सपोज करो ए ने बी को सेल की। किस चीज की सेल की होगी? बिजनेस में सेल किसकी होती है? मर्चेंडाइज की होती है। अभी हमने पढ़ा। ठीक है। ए ने बी को क्या की? सेल की 1 लाख रुपए की मर्चेंडाइज सेल कर दी। और वो सेल कैसे की? ऑन अकाउंट सेल की। ऑन अकाउंट का मतलब होता है बिजनेस के अंदर उधार। तो ए ने बी को उधार पर 1 लाख रुपए की क्या कर दी? सेल कर दी। अब ए ने बी से कितने पैसे लेने हैं? 1 लाख रुपए लेने हैं, विच इज रिसीवेबल फॉर ए। तो ये कहलाएगा अकाउंट रिसीवेबल। वो पैसा जो आपको अपने अपने कस्टमर से लेना हो, उनको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। और ये भी हमारा क्या होता है? एक करंट एसेट होता है। ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो करंट एसेट आ रहा है, अकाउंट रिसीवेबल मतलब समझ में आ गया? वो पैसा जो हमें अपने कस्टमर से लेना है वो कहलाता है अकाउंट रिसीवेबल। कस्टमर से जो लेना होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात आ रही है नोट रिसीवेबल। कि नोट रिसीवेबल आप किसे कहते हो? नोट रिसीवेबल कहते हो वो पैसा जो आपने अपने कस्टमर से लेना होता है, लेकिन एक रिटर्न फॉर्म में एक एग्रीमेंट बन जाता है। अकाउंट रिसीवेबल जस्ट एक वर्बल सा एग्रीमेंट होता है कि आपको एक पैसे लेने हैं। लेकिन नोट रिसीवेबल में दोनों कस्टमर और सप्लायर दोनों मिलकर एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो अब वो जो एग्रीमेंट होता है उसको आप क्या कहते हो? नोट रिसीवेबल। बीच में श्योरिटीज भी आ जाती हैं, इतने दिनों में आपको मैं पैसे दे दूंगा। तो वो सारी चीजें जो कहलाती हैं वो फिर नोट रिसीवेबल में आ जाती हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल और नोट रिसीवेबल में मेन डिफरेंस क्या है? एक वर्बल एग्रीमेंट है और एक रिटर्न एग्रीमेंट है। अच्छा फिर उसके बाद नोट रिसीवेबल के बाद नेक्स्ट हमारे पास एक करंट एसेट आ रहा है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, जिसको हम प्रीपेड एक्सपेंस के अलावा इसको अनएक्सपायर्ड अनएक्सपायर्ड भी कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस या अनएक्सपायर्ड उसे कहा जाता है वो पैसा जो आपने अपने कस्टमर से, मतलब आपने एडवांस में पेमेंट कर दी हो। अनएक्सपायर्ड का मतलब क्या होता है? पेमेंट इन एडवांस। तो वो कहलाता है आपके लिए प्रीपेड। मतलब अभी खर्चा हुआ नहीं, पेमेंट आपने पहले कर दी। जैसे कि बच्चे मुझसे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं, हमारे बैचेस बनते हैं आईकॉम के और ग्रेजुएशन के, सारे सब्जेक्ट्स हम ऑफर कर रहे होते हैं। तो हम जो फीस लेते हैं स्टूडेंट से वो एडवांस में लेते हैं उस मंथ की।
तो जब आप पेमेंट करते हो एडवांस में, तो आपके लिए क्या होता है, प्रीपेड होता है। अभी खर्चा भी हुआ नहीं, पेमेंट आपने पहले से कर दी। पढ़ा अभी था नहीं आप लोगों ने, पेमेंट आप लोगों ने पहले से कर दी। जैसे कि नॉर्मली जब आप कहीं पे रेंट पे रहते हो, तो रेंट पे जिस महीने रह रहे हो तो उस महीने का किराया आप शुरू में देते हो, तो वो आपके लिए क्या होता है, प्रीपेड होता है। प्रीपेड मतलब ऐसा एक्सपेंस जो अभी हुआ नहीं था, पेमेंट आपने पहले से कर दी, तो वो आपके लिए कहलाता है प्रीपेड। इसके अलावा हमारे पास करंट एसेट्स में और कौन कौन से करंट एसेट्स आते हैं, नेक्स्ट है ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज बेसिकली स्टेशनरी की चीजें होती हैं जो कि बिजनेस में इस्तेमाल हो रही हो, पेन, पेंसिल, शार्पनर, रजिस्टर वगैरह। तो ये हमारी ऑफिस सप्लाईज कहलाती हैं। ये भी हमारा एक क्या होता है, करंट एसेट होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है करंट एसेट के अंदर एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होता है, ऐसी इनकम जो आपने कमा ली लेकिन आपको अभी तक मिली ना हो, वो आपके लिए कहलाती है एक्रूड इनकम। जैसे कि मैंने किसी को पूरा महीना पढ़ा दिया सपोज करो, और उसने अभी तक मुझे फीस नहीं दी, तो वो मेरी कहलाएगी एक्रूड इनकम। वो मेरे लिए रिसीवेबल है, वो अकाउंट रिसीवेबल नहीं है लेकिन दूसरा रिसीवेबल है, इनकम रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल तो वो होता है जो हमें अपने कस्टमर से पैसे लेने होते हैं, लेकिन अक्रूड इनकम वो होती है जो हमें अपने लोगों से पैसे लेने होते हैं सर्विसेज के बदले में या किसी भी चीज के बदले में। वो हमारी कहलाती है एक्रूड इनकम, जब हम अपनी सर्विसेज दे चुके होते हैं लेकिन हमें अभी पैसा रिसीव नहीं हुआ होता, तो वो कहलाती है हमारी एक्रूड इनकम। ठीक है। इसके अलावा किसी भी तरह का रिसीवेबल हो, एनी रिसीवेबल, वो करंट एसेट होता है। ठीक है, किसी भी तरह का रिसीवेबल हो, जैसे कि मुझे अपने जो है वो रेंट लेना है तो रेंट रिसीवेबल हो गया, फीस लेनी है तो फीस रिसीवेबल हो गई। तो ये बच्चे नॉर्मली हमारे पास जो है वो करंट एसेट्स के अंदर आती हैं, सारी की सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे फिक्स एसेट्स को या नॉन करंट एसेट्स को, और फिर लाइबिलिटीज को भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर मैं कोशिश करूंगा सारे एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स आप लोगों को पढ़ा दूं, ताकि आप लोगों की बेसिक थोड़ी सी अच्छी हो जाए। आपको हाउ नो हो कि एसेट्स किसे कहा जाता है, लाइबिलिटीज किसे कहा जाता है, रेवेन्यू किसे कहा जाता है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाजमी बेटा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन करनी हो, हमारे सारे सब्जेक्ट्स हम लोग ऑफर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे सब्जेक्ट्स ऑफर करने के बाद एक नॉमिनल सी हमारी फीस होती है, फीस भी कोई ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए नहीं लेते हम। और हमारा जो नंबर है 03122576 355, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारी क्लासेस के अंदर। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं प्रॉपरली, सारे नोट्स अवेलेबल हैं। हाउस ऑफ कॉमर्स। आज के लिए इतना काफी है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।